हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल इन जीडीसी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग ईएसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन फार्माकोलॉजी पार्ट 97 यानी टोटल जो हमारा ईएसआईसी मैराथन जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स नज़दीक आते आ रहे हैं, फार्माकोलॉजी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा कि शेड्यूल्ड आपको पहले से दिया गया था उसके अकॉर्डिंग पार्ट 97 पे हम लोग क्या कर चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है ड्रग यूज्ड फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड शॉक। यानी इन तीन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे आज वाली क्लास में, इनसे रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चंस को विद देयर एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल और एंटी एरिथमिक ड्रग्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। और उसके बाद का जो तीन टॉपिक्स हमारा सीबीएस में स्टूडेंट उनके क्वेश्चंस को आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने इनको रिवाइज करके आए होंगे, इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिविजन करके आए होंगे, क्योंकि मैंने लाइव क्लास में ऑलरेडी इन टॉपिक्स को आपको क्या कर रखा हूँ, पढ़ा रखा हूँ। सो स्टूडेंट, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से लिया गया है। कहां से लिया गया जी? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर टॉपिक्स है और क्वेश्चन क्या है, डिजॉक्सिन एक्ट ऑन बाय इनहिबिटिंग। डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, डिजॉक्सिन एक्ट ऑन बाय इनहिबिटिंग। ऑप्शन है सोडियम पोटासियम मेटिपेज चैनल, ऑप्शन बी है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोरीन एंटीपोर्ट एंड ऑप्शन डी है जी GLUT4। बताइए, डिजॉक्सिन एक्ट ऑन बाय इनहिबिटिंग। डिजॉक्सिन कैसे एक्ट करते हैं, किसको इनहिबिट करते हुए एक्ट होते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, सोडियम पोटासियम मेटिपेज, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, सोडियम क्लोरीन एंटीपोर्ट एंड GLUT4। क्या होंगे करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो सर डिजॉक्सिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कमेंट करके बताइए। सोडियम पोटासियम एटीपेज इनहिबिटर होते हैं, यानी सोडियम पोटासियम एटीपेज को वो टारगेट करते हैं, उसी को वो इनहिबिट करते हैं। यानी कि ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था कि सोडियम का लेवल कम होने के कारण कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर नहीं होता मायोकार्डियम में, दैट्स व्हाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। इसलिए हम सोडियम का लेवल बढ़ाते हैं ताकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हो और अंदर डीपोलराइजेशन हो मेम्ब्रेन के अंदर में, और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन हो, जिसके कारण जो कंजेशन हुआ है यानी कि आपका हार्ट जो है वो पंप आउट करने में ब्लड को फेल है, तो वो क्या हो जाए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने पढ़ा होगा कि क्या है भाई, डिजिटलिस इंक्रीज फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस बाय द डायरेक्ट एक्शन ऑन इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। इट इज सेलेक्टिवली बाइंड टू एक्स्ट्रासेलुलर फेस ऑफ द मेम्ब्रेन एसोसिएटेड सोडियम पोटासियम एटीपेज मायोकार्डियल फाइबर्स, उस पर जाकर के एक्ट होते हैं। इनहिबिशन ऑफ दिस कैटायन पंप रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम इंट्रासेलुलर, इस सेल के अंदर में सोडियम का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। दिस इनडायरेक्टली रिजल्ट इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम एक्यूमुलेशन, जिसके कारण क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होते हैं, कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं, और वो कैल्शियम आगे जाकर के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही था कि आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से, यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड से क्वेश्चंस बनते हैं। Which one or the following drugs has positive inotropic and negative chronotropic action? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, किन ड्रग्स के पास ये एक्शन है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स का मतलब क्या है जी, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना, दैट इज द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट का कम होना, है ना। आइनोट्रोपिक क्या बताता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और क्रोनोट्रोपिक इसके लिए यूज किया जाता है हार्ट रेट के लिए। तो बताइए कौन से ड्रग है जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं लेकिन हार्ट रेट को कम करते हैं? निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, डिजॉक्सिन, डोपामिन। कौन से ड्रग्स हैं स्टूडेंट जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं और हार्ट रेट को क्या करते हैं, कम करते हैं? हार्ट रेट को कम करते हैं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अभी हमने एक ड्रग पढ़ा था सोडियम पोटासियम एटीपेज इनहिबिटर, जिसमें डिजॉक्सिन ड्रग था, वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और हार्ट रेट को, इनकी प्रॉपर्टीज है कि सर ये हार्ट रेट को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, तो सर ये हार्ट रेट को कम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग एंटर कर जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? तो यहां पर वही है, ड्रग्स इफेक्ट में पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब रिड्यूस्ड हार्ट रेट। ये पॉइंट अभी मैंने आपको क्या किया था, क्लियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटलिस। डिजिटलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है?
सर इतने सारे क्वेश्चन और सभी के सभी डिजिटैलिस से ही क्यों? क्योंकि डिजिटैलिस यानी जो कार्डियोग्लाइकोसाइड है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चंस में भी आपके इस साल भी एसआईसी एग्जामिनेशन में फार्माकोलॉजी वाले पार्ट से जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इनके हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनसे लेवल के जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होंगे वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस, डिजिटैलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है जी? ऑप्शन से है इंक्रीज इन हार्ट रेट विद इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, सेकंड है इंक्रीज इन हार्ट रेट विदाउट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, थर्ड है डिक्रीज इन हार्ट रेट विद इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन, फोर्थ है डिक्रीज इन हार्ट रेट विद डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। क्या होगा भाई? डिजिटैलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होंगे? डिजिटैलिस क्या करते हैं? अभी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों हमने डिजॉक्सिन और डिजिटैलिस से ही रिलेटेड यानी कार्डियोग्लाइकोसाइड से रिलेटेड ही सॉल्व किए। थर्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो ये क्या करेंगे? तो सर ये हार्ट रेट को कम करते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कॉज करते हैं और हार्ट रेट कम करके ऑक्सीजन के कंजम्पशन को भी क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों करेक्ट आंसर हुआ समझ में आ गया ना? क्योंकि ये तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को क्या करते हैं? कम करते हैं। हार्ट रेट कम होगा तो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो भी क्या होंगे? कम होंगे। चलो, तो डिजिटैलिस इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शंस को ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करते हैं, एंड बेटर एम्प्टिंग ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स को क्या करते हैं? इजीली बाहर, मतलब जो उनके अंदर ब्लड भरा हुआ है उस ब्लड को क्या कर देते हैं? बाहर पंप आउट कर देते हैं, ताकि वो वेंट्रिकल क्या हो जाए? वो इजीली खाली हो जाए, बिल्कुल उसमें ब्लड भरा हुआ ना हो और कंजेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए? जो आपका मायोकार्डियम जो टिश्यू से एग्जॉस्ट हुआ था वो एग्जॉस्टन वाला प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। इंप्रूवमेंट इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट होता है, रेस्टोरेशन ऑफ द डैमेज्ड वेगल टोन, ये सारी चीजें करते हैं और हार्ट रेट को क्या करते हैं? कम करते हैं। ये इनका क्या है जी? एक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ डिजीज कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी मटेरियल्स एक्यूमुलेट इन द वॉल ऑफ आर्टरीज? आर्टरीज के वॉल पे कौन से डिसऑर्डर में या डिजीज में कोलेस्ट्रॉल और फैटी मटेरियल्स अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं या एक्यूमुलेट हो जाते हैं? डायबिटिक सिंड्रोम, ट्यूबरकुलोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस और एनीमिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हमने पूरे सीबीएस में इस प्रोसेस को पढ़ा था, है ना, लाइव क्लासेस में मैंने आपको पूरे सीबीएस में कहीं ना कहीं इनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो क्या था भाई? डिपोजिशंस ऑफ लिपिड और कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द वॉल ऑफ आर्टरीज और ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। उसे हम लोग क्या कह रहे थे? एथेरोस्क्लेरोसिस कह रहे थे, है ना। अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है तो बिल्कुल आपके आंसर क्या है? करेक्ट हैं, है ना। तो ये फाइनल टच है, आपका फाइनल टच है ये एसआईसी एग्जामिनेशंस के लिए। तो बिल्कुल सोच समझ करके आंसर को यहाँ पे लगाएंगे। और मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी ईएसआईसी में लाइव क्लासेस में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ये सारे पॉइंट्स को। कुछ छूटा भी है तो वो हम मैराथन में क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, यानी कि उन पार्ट्स को भी कवर कर लेते हैं। क्या करा? एथेरोस्क्लेरोसिस इज द बिल्डअप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन एंड ऑन द आर्टरीज वॉल। अ बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट इन द वॉल ऑफ आर्टरीज कॉज ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ब्लड फ्लो। यहां पर क्या होगा जी? तो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस होगा अगर यहां पर डिपोजिशंस हो जाएंगे। क्या चीज का? आपके प्लैक्स के यानी लिपिड और आपके कोलेस्ट्रॉल्स के। तो ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे यानी कि वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज्ड इन रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट इन कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर आर ऑल एक्सेप्ट। वो ड्रग जो रीमॉडलिंग करते हैं हार्ट को, सीएचएफ के केस में, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के केस में, वो ड्रग्स की बात हो रही है, एक्सेप्ट देन वन, किसी एक को छोड़ करके। बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, डिजॉक्सिन और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। बताइए कौन से ड्रग को छोड़ करके सभी के सभी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में हार्ट को रीमोल्ड करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्लासिफिकेशन से है, लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो ये भी क्वेश्चन इजीली आप क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। क्या है सर? बीटा ब्लॉकर सर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, ऑब्वियस ये यूज होते हैं। एसीई इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, AT1 ब्लॉकर, ये दोनों ड्रग्स यहाँ पर यूज होते हैं। एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर को भी यूज करते हैं और एसी इनहिबिटर ड्रग को भी यूज करते हैं। डिजॉक्सिन तो आपका यूज है जी कार्डियोग्लाइकोसाइड में। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, डायरेटिक्स, डायरेटिक्स कहां पर? प्रीलोड आफ्टर लोड को कम करने के लिए यूज हो रहे थे। तो यहां पर बताइए ना किसको छोड़ करके? डिजॉक्सिन को छोड़ करके। तो ड्रग यूज इन रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर,
है ना, रीमॉडलिंग की बात हो रही तो दैट्स वाई वहां पर डिजॉक्सिन यूज नहीं होंगे रीमॉडलिंग में। रीमॉडलिंग में बीटा ब्लॉकर, एसीई और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होंगे। डिजॉक्सिन का तो सर एक्शन दूसरा था। तो द ड्रग दैट हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू रिड्यूस मोटिलिटी एंड द मॉर्बिडिटी आल्सो एबल टू इनहिबिट और रिवर्स रीमॉडलिंग इन हार्ट फेल्यूर। जो मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी यानी कि जो आपका कार्डियक सेल डेथ कर रहा है ना, उससे रिलेटेड है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ये यूज होते हैं, बीटा ब्लॉकर करते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट करते हैं। डिजॉक्सिन यहाँ पर यूज नहीं होते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर याद रखना है जो मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी को जो इनहिबिट करता है वही रिमोल्ड करेगा। एंजियोटेंसिन केवल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, सॉरी डिजॉक्सिन जो आपका है वो केवल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहां पर वो रिमोडलिंग मतलब उनकी मोर्टिलिटी को कम करना, यानी जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में जो आपका कंजेशन हो रहा में प्रॉब्लम थी और आप जो कार्डियक सेल मोर्टिलिटी रेट वहां पे इंक्रीज हो गई थी, यानी कार्डियक सेल मर रहे थे, तो उसको ये रोकता नहीं है डिजॉक्सिन, केवल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता, इसलिए वहां पर ये ड्रग्स को यूज हम नहीं करेंगे। रेलवे फार्मासिस्ट 2015 का क्वेश्चन है जी इसी टॉपिक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डिजिटॉक्सिन्स हैज अ लॉन्गर हाफ लाइफ फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब ये आपका रेलवे फार्मासिस्ट 2015 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट यहां से पूछा जा रहा है, यानी जो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है वो रिगार्डिंग डिजिटॉक्सिन हैज अ लॉन्गर हाफ लाइफ फॉर द फॉलोइंग रीजंस, यानी कि डिजिटॉक्सिन के पास लॉन्गर टी हाफ होते हैं और उनके कुछ रीजंस दिए गए। इट इज स्लोली एब्जॉर्ब्ड, इट इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, इट अंडरगोज एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन, इट इज हाईली लिपिड सॉल्युबल। बताइए क्या होंगे जी? यानी डिजिटॉक्सिन जो है सर ये लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है, लेकिन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है डिजिटैलिस के साथ एक तो है सर ये प्लाज्मा टी हाफ, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो उनका क्या है, कम है। यहां पर क्या दिया गया है, इट इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, तो यहां पर क्योंकि नॉट ट्रू पूछा जा रहा था और डिजिटॉक्सिन जो है वो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन से हाईली बाउंड नहीं होते, जबकि हम जनरल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते हैं कि जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से हाईली बाउंड होगा वो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग होंगे और जो प्लाज्मा प्रोटीन से हाईली बाउंड नहीं होंगे वो लॉन्गर एक्टिंग नहीं होंगे। यही हम लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा है, लेकिन यहां पर उसके अपोजिट है। डिजिटॉक्सिन के केस में ये क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इट इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ये याद रखना, ये प्लाज्मा प्रोटीन से क्या होते हैं, हाईली बाउंड होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, ये हाईली बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट एक्टिंग है ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन से हाईली बाउंड नहीं होते हैं। तो डिजिटॉक्सिन इज कार्डियोग्लाइकोसाइड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्यूर एंड सर्टेन काइंड ऑफ हार्ट एरिथमिया में यूज होते हैं। इट इज एलिमिनेटेड बाय द लीवर एंड सो कैन बी यूज्ड इन द पेशेंट विद अ पुअर और इरेक्टिक किडनी फंक्शंस, यानी जिनको इरेक्टिक किडनी फंक्शंस है या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है उस केस में भी यूज होता है। हाफ लाइफ रेंज 2.4 to 16.4 days with a mean value of approximately 7.6 days, इनका मीन वैल्यूज निकल के आते हैं, इनका यह है जी। अब HPSSB फार्मासिस्ट से भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, क्या आया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिबोसिमेंडन। लिबोसिमेंडन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? HP फार्मासी 2010 का क्वेश्चन है जी। आइनो कॉन्स्ट्रिक्टर है, पोटासियम चैनल ओपनर है, सोडियम चैनल ओपनर है, बीटा ब्लॉकर है। क्या है भाई? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिबोसिमेंडन क्या है? आइनो कॉन्स्ट्रिक्टर, पोटासियम चैनल ओपनर, सोडियम चैनल ओपनर, बीटा ब्लॉकर। क्या है भाई? जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। अगर अपन बात करें लिबोसिमेंडन का तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है? तो सर पोटासियम चैनल ओपनर ड्रग हैं। पोटासियम चैनल ओपनर ड्रग है। पोटासियम चैनल को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। पोटासियम चैनल को और कौन ओपन करते हैं? तो निकोरैंडिल ड्रग है, वो भी क्या करते हैं? पोटासियम चैनल को ओपन करते हैं। एंटी एंजाइनल में हमने उनको पढ़ा था। तो पोटासियम चैनल को ओपन करने वाला ड्रग निकोरैंडिल है, आपका लिबोसिमेंडन है। ये सब आपको क्या करना है? याद रखना। तो लिबोसिमेंडन हैज टू मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैल्शियम सेंसिटाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थ्रू द एनहांस कैल्शियम इनहिबिटिंग बाय ट्रोपोनिन सी, ये कैल्शियम को भी इनहेंस करते हैं। एंड ओपनिंग ऑफ एटीपी डिपेंडेंट पोटासियम चैनल, पोटासियम चैनल को ये क्या करते हैं? ओपन करते हैं इन द स्मूथ मसल्स वैस्कुलर सेल कॉजिंग एंटीरियर एंड वेनस डायलेशन, और ये क्या करते हैं? आर्टरीज और वेन्स को क्या करते हैं? डायलेट करते हैं। कौन सा आपका ड्रग? लिबोसिमेंडन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन BSSC फार्मासिस्ट 2019 का है जी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटैलिस ओवरडोज एक्सेप्ट, बताइए,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, यानी इनमें से सबके सब यूज होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटैलिस ओवरडोज एक्सेप्ट, यानी अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ, उनको डॉक्टर ने डिजिटैलिस दे दिया और डिजिटैलिस का ओवरडोज हो गया, यानी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई, तो उस केस में एंटागोनिस्ट के रूप में हम कौन से ड्रग को यूज करेंगे, किसी एक को छोड़ करके। यहां पर एक्सेप्ट पूछा गया, यानी 4 ड्रग हैं जो यूज होंगे, 4 में से 3 ड्रग यूज होंगे एंटागोनिस्ट के रूप में डिजिटैलिस पॉइजनिंग में, किसी एक को छोड़ करके। तो डीजीबिंड, एट्रोपिन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, कौन से ड्रग यूज नहीं होंगे डिजिटैलिस के पॉइजनिंग में या डिजिटैलिस के ओवरडोज में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट। तो सिंपल सा सर आंसर है यहां पर आपका जो सोडियम क्लोराइड है ये यूज नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी डिजिटैलिस क्या करते हैं, सोडियम के लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो भाई डिजिटैलिस भी सोडियम के लेवल को इंट्रासेलुलर सेल के यानी सेल के अंदर में सोडियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, और आप ऊपर से और सोडियम क्लोराइड यानी और आप सोडियम ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, सोडियम का लेवल और इंक्रीज होगा और टॉक्सिसिटी क्या होगी, पॉइजनिंग और बढ़ेगी। दैट्स बाय NaCl। देखो अगर हमें नहीं भी याद है ऑप्शंस ना, लेकिन लॉजिकली हमने इनको क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया कि सर डिजिटैलिस क्या कर रहा है, तो डिजिटैलिस तो इंट्रासेलुलर सोडियम के एंट्री को बढ़ा रहे हैं, सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो रहे थे, कैल्शियम रिलीज हो रहा था, कैल्शियम रिलीज हो रहा था तो हाइपर डिपोलराइजेशन हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो रहे थे, और जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हुआ था, ब्लड पंप आउट हुए थे। तो अगर उन्हीं की पॉइजनिंग हुई है, सोडियम का लेवल इंक्रीज हुआ है और हम सोडियम क्लोराइड देंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर लेवल और इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो फॉर डिजिटैलिस ओवरडोज कॉज्ड बाय द chronic use of digoxins infused potassium iodide 20 mol पर आवर्स इंट्रावेनस हम देते हैं। एट्रोपिन्स यूज करते हैं। डीजीविंड इज अ हाईली इफेक्टिव इन द रिवर्सिंग कार्डियोटॉक्सिसिटी ड्यू टू डिगॉक्सिन्स, आपको यहाँ पर डीजीविंड भी है। तो ड्रग नहीं भी याद है या हमने नहीं भी पढ़ा है तो हम मैराथन सीरीज इसलिए अटेंड करते हैं कि कुछ पार्ट अगर हमारा बचा हुआ है या उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो जब हम लेकर के आते हैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन, तो वो चीजें क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है। तो मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो आप लाइव क्लासेस से जुड़े हुए हैं या नहीं है, इन सब पॉइंट्स को जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, आपके नोट्सबुक में ऐड ऑन कर लेना है और अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डीएसएसबी फार्मासिस्ट 2018 का क्वेश्चन है इसी टॉपिक से। ब्रेन न्यूट्रिटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड इज डिग्रेडेड बाय, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो है जी ये डिग्रेड होते हैं किसके द्वारा, न्यूट्रल एंडोपेप्टिडेज, इलास्टेज, ओमा पार्टिलैट एंड ACE, किनके द्वारा ब्रेन नाइट्रियूरेटिक्स पेप्टाइड जो है वो डिग्रेड होते हैं। ये भी क्वेश्चन शायद हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर मैराथन में जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन जब मैं आपको बताता हूं तो चीजें मैंने फिर से आपको बोल रहा हूं कि चीजें हमारी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो बताइए ना क्या हो जाएगा जी, न्यूट्रल एंडोपेप्टिडेज जो एंजाइम है वो क्या करते हैं जी, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक्स पेप्टाइड को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, डिग्रेड करते हैं। याद रखना न्यूट्रल एंडोपेप्टिडेज कैसे याद करेंगे, देखिए तो इसका एक्सप्लेनेशन में चीजें क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रल एंडोपेप्टिडेज इज अ न्यू क्लास ऑफ ड्रग, ये न्यू क्लास ऑफ ड्रग है विच इनहिबिट NEP एंजाइम, यानी जो न्यूट्रल एंडोपेप्टिडेज एंजाइम है दैट डिग्रेडेड NPS, ब्रेडिकाइनिन सब्सटेंस P एंड आपका एड्रिनोमेडोलिन। By raising level of natriuretic and vasodilator peptide, they have potential utility in congestive heart failure. Congestive heart failure में भी इनको हम यूज करते हैं। A non-peptide NEP inhibitor आपका जो साइक्लोबिट्रिल हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लास 2 इन क्लास 4 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर व्हेन कंबाइंड विद द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर वेलसाल्टन ड्रग, इनके साथ कॉम्बिनेशन में इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आरआरबी फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर डोब्यूटामाइन एक्ट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट, क्या कह रहा है जी, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर, कार्डियक फेलियर के ट्रीटमेंट में डोब्यूटामाइन्स एक्ट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट, यानी जो डोब्यूटामाइन ड्रग्स हैं सारे मैकेनिज्म्स के थ्रू वो एक्ट होते हैं, किसी एक को छोड़ करके, और वही एक्सेप्ट वाला पॉइंट आपको यहां पर करेक्ट आंसर के रूप में चूज करना है, ठीक है ना। क्या है आपके सामने ऑप्शंस, तो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिज्म, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिज्म, अल्फा रिसेप्टर एगोनिज्म एंड इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
क्या हो जाएगा, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिज्म, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिज्म, अल्फा रिसेप्टर एगोनिज्म एंड इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन से फंक्शंस को या कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को सर डोपामिन यूज नहीं, डोब्यूटामिन यूज नहीं करते हैं? तो सर डोपामिन रिसेप्टर एगोनिज्म प्रॉपर्टीज इनके पास नहीं है। ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट प्रॉपर्टीज है। अल्फा रिसेप्टर पे भी एज एगोनिस्ट बाइंड करेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी इंक्रीज करेगा, लेकिन डोपामिन रिसेप्टर पे एज एगोनिस्ट डोब्यूटामिन ड्रग्स बाइंड नहीं करते हैं। ये यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इट इज अ डेरिवेटिव्स ऑफ डोपामिन बट नॉट अ D1 और D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये डोपामिन के डेरिवेटिव्स तो हैं, लेकिन डोपामिन 1 और 2 रिसेप्टर पे एज ए एगोनिस्ट बाइंड नहीं करते हैं। डोब्यूटामिन एक्ट मेनली बाय बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड इज अ वीक एगोनिस्ट। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे एज अ वीक एगोनिस्ट ये बाइंड करते हैं। द ओनली प्रोमिनेंट एक्शंस ऑफ क्लिनिकली एम्प्लॉयड डोजेस, ये इनके इंट्रावेनस कुछ डोजेस है, इज इंक्रीज फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको आएंगे पेरिफेरल रेजिस्टेंस में एंड ब्लड प्रेशर्स में आपको इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब आता है सर इंपॉर्टेंट बुक्स। हम फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ESIC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कौन से ऐसे ऑथर्स हैं जिनके बुक्स हमने, तो बिल्कुल भी आप देर ना करें। GDC क्लासेस ऐप पे एक बुक आपके लिए अवेलेबल है जी, थ्योरी फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स एंड ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स। बहुत ही अच्छी बुक्स है, कलर्ड बुक है, फार्मासिस्ट लेवल पे कलर्ड बुक अगर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया का ये पहली बुक है जो कलर्ड बुक है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, सब्जेक्ट को जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है, ऑल सिलेबस को कवर किया गया है, शॉर्ट एंड समराइज्ड नोट्स हैं, हाईलाइटेड किए गए हैं की पॉइंट्स को। इनमें बहुत सारे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, अराउंड 6000 एमसीक्यूज है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट। बगैर देर किए हुए ये बुक आपके पास जरूर होना चाहिए अगर प्रिपरेशन करते हैं तो। सारे सिलेबस को आपको इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड टेस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन? कौन से टेस्ट जो है जी मोर सेंसिटिव है, यानी सबसे ज्यादा सेंसिटिव है अगर हम डायग्नोस करना चाहें किसको, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को, यानी हमें पता लगाना है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है या नहीं, तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? क्रिएटिनिन काइनेज टेस्ट, सेकेंड आपका है जी ट्रोपोनिन टेस्ट, लैक्टेट टेस्ट एंड डायग्नोसिस रिलाइज ऑन ECG ओनली। कौन से टेस्ट यहां पर सबसे ज्यादा आप यहां पर यूज होते हैं, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट हैं? MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शंस के लिए, तो सर यहां पर ट्रोपोनिन जो हमारे हैं ये सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव डायग्नोसिस टेस्ट हैं। तो लैक्टेट यूज्ड टू बी ओनली मेजरमेंट टू टेस्ट फॉर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन बट इज अनरिलायबल, इज इट रिफ्लेक्ट डैमेज टू ऑल मसल्स। ये लैक्टेट तो यूज होते हैं लेकिन मसल्स को डैमेज करते हैं। क्रिएटिनिन काइनेज एंड ट्रोपोनिन आर स्पेसिफिक टू द हार्ट मसल्स, ये हार्ट मसल्स के लिए स्पेसिफिक है, बट ट्रोपोनिन रीचेस पीक कंसंट्रेशन बिफोर क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन और आपका जो ट्रोपोनिन है ये दोनों के दोनों कार्डियक मसल्स पे ही अप्लाई होते हैं, स्पेसिफिक एक्शन है कार्डियक मसल्स के लिए। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो क्रिएटिनिन के कंपैरेटिवली जो आपका ट्रोपोनिन जो है स्टूडेंट वो इजीली क्या कर जाते हैं, पीक कंसंट्रेशन बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्या करते हैं कार्डियक मसल्स पे शो करते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर हमारे लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका ट्रोपोनिन्स हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन केस अगर हमने लाइव क्लासेस में इनको अगर अटेंड नहीं किए हैं या हमने कहीं नहीं पढ़ा है तो इन सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहैंस डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी? इनमें से कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी को स्टूडेंट क्या करते हैं, इनहैंस करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस है, टेकिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है और आपका हाइपोकैलिमिया है। क्या है जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनहैंस डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी? कौन इनहैंस करते हैं डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी को? इनमें से बताइए भाई। थायरोटॉक्सिकोसिस, टेकिकार्डिया यानी हार्ट रेट का बढ़ना, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का कम होना, थायरोटॉक्सिस यानी थायराइड ग्लैंड का यानी हार्मोन्स का, और हाइपोकैलिमिया यानी कि पोटासियम का लेवल ब्लड में कम होना। तो टॉक्सिसिटी इफेक्ट डिजिटैलिस के केस में क्या कॉज होंगे, तो सर यहां पर हाइपोकैलिमिया होंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर ड्रग है, ये ड्रग क्या करते हैं, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करते हैं। दैट्स व्हाई पोटेशियम का लेवल यहां पर क्या होना है, कम होना है। यही यहां पर क्वेश्चंस है। तो इन स्टेट ऑफ हाइपोकैलेमिया लो पोटेशियम डिजिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज एक्चुअली वर्सेंड बिकॉज डिजॉक्सिन्स नॉर्मली बाइंड टू द एटीपेज पंप ऑन द सेम साइट एज अ पोटेशियम, जहां पर पोटेशियम है। व्हेन पोटेशियम लेवल आर लो डिजॉक्सिन्स कैन मोर इजीली बाइंड टू द एटीपेज पंप्स
एक्सर्टिंग द इनहिबिटरी इफेक्ट, और वहां पर इनहिबिटरी इफेक्ट क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो पोटासियम लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सोडियम पोटासियम एटीपेज इनहिबिशन, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनिडीन रिड्यूस बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन टू टिश्यूज। क्या करा जी, क्विनिडीन जो आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, रिड्यूस बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन की बाइंडिंग को क्या करते हैं, कम करते हैं, टू टिश्यूज। प्रोटीन इज well as it is it's a renal and biliary clearance by inhibiting। तो यहां पर जो रीनल और बाइलियरी क्लियरेंस होता है वो कैसे होता है, किसको इनहिबिट करते हुए होता है, इनफ्लक्स ट्रांसपोर्ट, ई फ्लक्स ट्रांसपोर्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर जो क्विनिडीन्स आपका ड्रग है रिड्यूस करता है डिजॉक्सिन्स की बाइंडिंग कैपेबिलिटीज को टिश्यूज में, है ना, और क्या करते हैं, इट्स रीनल एंड बाइलियरी क्लियरेंस को भी इनहिबिट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, क्विनिन सोडियम चैनल ब्लॉकर है, इनफ्लक्स करके, ई फ्लक्स ट्रांसपोर्ट करके। तो सर यहां पर ई फ्लक्स को क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्टर को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ये आपको बाहर नहीं जाने देगा। बेसिकली सोडियम चैनल इनहिबिशन है, तो ई फ्लक्स ट्रांसपोर्ट करेगा और क्या करेगा जी, इनहिबिट करेगा। तो क्विनिडीन रिड्यूस बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन टू टिश्यू, डिजॉक्सिन्स के बाइंडिंग को कम करते हैं, एज वेल एज इट्स रीनल एंड बाइलियरी क्लियरेंस, इनके रीनल और बाइलियरी क्लियरेंस को भी कम करते हैं, बाय इनहिबिटिंग ई फ्लक्स ट्रांसपोर्टर पी ग्लाइकोप्रोटीन। कौन से भाई, जो ई फ्लक्स करने वाले हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, सेल के अंदर की चीजों को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, है ना। पी ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है कि किसी सेल के अंदर में कोई कंपोनेंट है तो उसको क्या करना, पंप आउट करना, बाहर कर देना। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है जैसे टेट्रासाइक्लिन वगैरह, रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया डेवलप करता है वो भी इसी पी ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही करते हैं। एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन इज डबल्ड, हेंस टॉक्सिसिटी कैन अकर। इस कारण से क्या होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिजॉक्सिन का डबल्ड हो जाता है और टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। पेरापामिल, डिल्टियाजेम, कैप्टोप्रिल, प्रोपापिनोन एंड एम्यूड्रेन आल्सो इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन टू वेरिएबल एक्सटेंट। ये आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन ओवरडोज इज। एंटीडोट की अगर बात की जाए डिजॉक्सिन की या डिजिटॉक्सिन की, अगर डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन का ओवरडोज हो जाए तो कौन से ड्रग एज एंटीडोट हम यूज करेंगे, डोपामिन, डायजिपाम, डिजॉक्सिन इम्यून फैब एंड प्रोटामिन सल्फेट। कौन से ड्रग यहां पर यूज होंगे स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे। एंटीडोट फॉर डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन ओवरडोज, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन का जो ओवरडोज के लिए जो हमें एंटीडोट चाहिए उनमें हम कौन से यूज करेंगे, डोपामिन, डायजिपाम, डिजॉक्सिन इम्यून फैब एंड प्रोटामिन सल्फेट। कौन से यूज करेंगे, एंटीडोट फॉर डिजॉक्सिन्स। बताइए, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन्स के लिए सर हम एंटीडोट के रूप में डिजॉक्सिन्स इम्यून फैब यूज करेंगे। डायरेक्ट है, याद कर लेना, कहीं पर इसको लिख लेना, एंटीडोट के रूप में हम डिजॉक्सिन इम्यून फैब। और एक क्वेश्चन आज हमने फिर से इससे पहले यानी किसी मैराथन सीरीज में हमने क्या किया था, आज वाले ही मैराथन सीरीज में इनके ओवरडोज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस याद किए थे वहां पर, है ना, जिसमें सोडियम क्लोराइड क्या था जी, ऑप्शंस गलत था वो वाले। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन्स ओवरडोज इज डिजॉक्सिन इम्यून फैब। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में यानी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज होंगे। इट इज एन एंटीबॉडी मेड अप ऑफ एंटी डिजॉक्सिन्स। ये एंटीबॉडी है जो एंटी डिजॉक्सिन प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रैगमेंट दैट रैपिडली न्यूट्रलाइज फ्री डिजॉक्सिन टू रिजॉल्व the cardiotoxic effect and other clinical manifestations of the potentially life-threatening digoxin toxicity। ये क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स फ्रैगमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, डिजॉक्सिन्स के टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। द ब्रांड नेम ऑफ दिस एंटीडोट इंक्लूड डिजिबिंड, इसी को तो डिजिबिंड कहते हैं, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इसको बनाते हैं। तो हमने उस क्वेश्चन में डिजिबिंड ऑप्शंस पढ़ा था। तो डिजिबाइंड जो आपका है जी वो डिजॉक्सिन इम्यून फैब है, ब्रांड नेम आपका क्या है जी, डिजिबाइंड है, और डिजी फैब है जो बीटीजी कंपनी के ओर से बनाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज हैविंग पोटेंट वेसोडाइलेटर विद द प्रोफाइल ऑफ एक्शन ऑफ सिमिलर टू इंट्रावेनस ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंड दैट इज द रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर। इनमें से कौन से ड्रग हैं जो पोटेंट वेसोडाइलेटर हैं यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, एंड प्रोफाइल ऑफ हैविंग सिमिलर टू इंट्रावेनस जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, यानी जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट को हम एज इंट्रावेनस रूट से देते हैं वेसोडाइलेशन प्रॉपर्टीज के लिए, उनके जैसा सिमिलर प्रोफाइल है, एंड रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर, वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर को जो क्या करते हैं, कम करते हैं। कौन सा है भाई, निसरीटाइड, टोलोएप्टेन, सैकुविट्रल और इनेमेरिनोन। कौन से ड्रग आएंगे स्टूडेंट, बताइए किनकी प्रॉपर्टी जो है, प्रोफाइल जो है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के जैसे हैं, नेसरीटाइड, टोलोएप्टेन, सैकुविट्रिल और
आपका इनेमरिनोन। कौन से ड्रग आ जाएंगे स्टूडेंट? तो सर यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? निसरीटाइड, यानी ऑप्शन ए जो होंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। निसरीटाइड याद रख लेंगे ये पॉइंट्स को। निसरीटाइड वो ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास जिनकी जो प्रोफाइल है एज ए वेसोडायलेटर वो किससे मिलता है? तो आपका ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट से मिलते हैं। तो निसरीटाइड दिस रिकॉम्बिनेंट ब्रेन न्यूट्रेटिक पेप्टाइड हैज इज बीइंग यूज्ड continuous intravenous infusion to relieve dyspnea and other symptoms in refractive congestive heart failure। यानी congestive heart failure में क्या है? डिस्पनिया मतलब सोने टाइम में, यानी ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होना, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उस केस में हम इनको यूज करते हैं। इट इनहेंस सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, ये सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन को इनहेंस करते हैं। एंड पोटेंट वेसोडायलेशन प्रोफाइल्स को क्या करते हैं? इनके पास इनकी प्रॉपर्टीज है कि ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं? डायलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन, यानी हमने डिजॉक्सिन देख रहे हैं उन पेशेंट में जिनको क्या है जी? थायरोटॉक्सिक है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थायरोटॉक्सिकोसिस, वैसे पेशेंट जो थायरोटॉक्सोसिस से सफर कर रहे हैं, इनको ये बीमारी हो रखी है, उनमें डिजॉक्सिन का इफेक्ट क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डिजॉक्सिन एलिमिनेशन इज फास्ट, उस केस में डिजॉक्सिन एलिमिनेशन फास्ट होगा, या डिजॉक्सिन एलिमिनेशन इज स्लोड, यानी डिजॉक्सिन एलिमिनेशन स्लो होंगे, या रिमेन्स कांस्टेंट, यानी रिमेन वो कांस्टेंट होगा, या नन ऑफ द एबव, या तो नन ऑफ द एबव। क्या होंगे यहां पर करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थायरोटॉक्सिकोसिस? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? डिजॉक्सिन एलिमिनेशन इज फास्ट, डिजॉक्सिन एलिमिनेशन इज स्लोड, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ द एबव। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सर यहां पर डिजॉक्सिन एलिमिनेशंस क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। अगर थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट है उस केस में डिजॉक्सिन एलिमिनेट बॉडी से क्या होगा? स्लोली होगा, यानी डिजॉक्सिन का टीहाफ क्या हो जाएंगे? और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे इन पेशेंट के साथ। ठीक है ना? तो क्या है भाई? पेशेंट आर मोर प्रोन टू डेवलप डिजिटैलिस अरिथमिया व्हाइल डिजॉक्सिन एलिमिनेशन इज स्लोड इन हाइपोथायराइड पेशेंट, यानी वैसे पेशेंट जिनमें हाइपोथायरॉयड है, यानी कि थायराइड का लेवल कम है, उनमें एलिमिनेशन क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में आपको देखने को मिलेगा। ये हेल्थ है, ये इलनेस जब होगा तो उनकी बॉडी में कुछ इस टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। डिजिटैलिस डज नॉट इंक्रीज विच पैरामीटर्स ऑफ हार्ट, डिजिटैलिस जो है हार्ट के किस पैरामीटर्स को इंक्रीज नहीं करता है? डज नॉट इंक्रीज विच पैरामीटर्स ऑफ हार्ट, यहां पर क्वेश्चंस पूछा गया है। ऑप्शंस है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड कार्डियक आउटपुट। बताइए किस चीज को डिजिटैलिस जो है वो इंक्रीज नहीं करता है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड कार्डियक आउटपुट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आपको मालूम होना चाहिए सर। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड ये बढ़ाता नहीं है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियस बढ़ाता है, मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाता है, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ाता है ऑक्सीजन का डिमांड इंक्रीज नहीं करता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन रेट हाई नहीं करता है। यही तो क्या है डिजिटैलिस की इंपॉर्टेंस है। तो द इनहिबिशन ऑफ द सोडियम पंप बाय डिजॉक्सिन इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम एंड इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द मायोकार्डियल सेल कॉजिंग एन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ द हार्ट। This improves the left ventricular ejection fraction, an important measure of cardiac function. It decreases myocardial oxygen consumption in patient with a heart failure mainly by lowering heart rate. ये क्या करते हैं? हार्ट रेट को लो करके यहाँ पर ये कॉज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सिस्टोलिक डिसफंक्शन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सिस्टोलिक डिसफंक्शन, सिस्टोलिक डिसफंक्शन का इंपॉर्टेंट कारण क्या है? इंपॉर्टेंट कॉज क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सिस्टोलिक डिसफंक्शन, यानी कि जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी जो आपका प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वो डिसफंक्शन होने का मेन रीजन पूछा जा रहा है आपसे। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, लॉस ऑफ फंक्शनिंग मायोकार्डियम है, ऑल ऑफ द दीज हैं। क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर? अगर मैं बात करूं सिस्टोलिक डिसफंक्शन होने का, सिस्टोलिक डिसफंक्शन यानी जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उनमें कमी होने का, सिस्टोल वर्ड यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, डायस्टोल वर्ड यूज किया जाता है डायलेशन के लिए। तो बताइए क्या हो जाएंगे? तो सर यहाँ पर तो हमें ऑल ऑफ द दीज हो जाएंगे, सबके सब सही हैं।
कोरोनरी आर्टरी में डिजीज हो जाए, यानी कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन हो जाए प्लैक्स का, लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, उस केस में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए, यानी मायोकार्डियल टिश्यूज में ब्लड की कमी हो जाए, वो डेड करना शुरू हो जाए, तो भी आपका डिसफंक्शन हो जाएगा सिस्टोल में। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम अपना काम करना बंद कर दे, यानी कि उनके फंक्शन जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करने का वो कम हो जाएगा, तो सिस्टोलिक प्रेशर ऑब्वियस सी बात है सर कम हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सिस्टोलिक डिसफंक्शन इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड लॉस ऑफ फंक्शन इन मायोकार्डियम। ये तीनों के तीनों क्या हैं जी, मेन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्रीटाइड इज अ टाइप ऑफ, निस्रीटाइड एक ड्रग है, ये क्या है जी, RAS इनहिबिटर है, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन, आपका जो एंजियोटेंसिन जो आपका इनहिबिटर्स हैं, आपका आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं, या सिंथेटिक BNP हैं, या वैसोडाइलेटर्स हैं। निस्रीटाइड कौन से यानी किस कैटेगरीज के ड्रग हैं बताइए। रास इनहिबिटर्स यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स हैं, आइनोट्रोपिक ड्रग हैं, सिंथेटिक BNP हैं, वैसोडाइलेटर हैं। निस्रीटाइड, तो सर निस्रीटाइड आपका क्या हो जाएगा, सिंथेटिक BNP है, ये हम सिंथेसाइज करते हैं ब्रेन न्यूक्लियोटाइड पेप्टाइड के लिए, है ना। तो आपको याद रखना है सिंथेटिक BNP में आपको निस्रीटाइड है, आइनोट्रोपिक ड्रग में कार्डियोग्लाइकोसाइड है, सिंपैथोमाइमेटिक है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर्स ड्रग है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर में ऐसे इनहिबिटर्स वगैरह, डायरेटिक्स आपको मालूम है, वैसोडाइलेटर भी आपको मालूम है। सिंथेटिक BNP में आपको क्या है, निस्रीटाइड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन आफ्टर लोड रिडक्शन, इनमें से कौन से ड्रग हैं जो आफ्टर लोड रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन आफ्टर लोड रिडक्शन, यानी आफ्टर लोड, हार्ट से जब ब्लड पंप आउट होकर के जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड, और हार्ट में पूरी ब्लड जब आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री लोड कहते हैं। तो आफ्टर लोड को कम करने के लिए कौन सा ड्रग है, नाइट्रेट, फ्रोसिमाइड, हाइड्रेलाजिन, निकोरैंडिल्स। तो आफ्टर लोड मतलब वैसे ड्रग जो आर्टरीज को क्या करे, डायलेट करे, वैसे ड्रग जो आर्टरीज को क्या करे, डायलेट करे, वो क्या होगा, आफ्टर लोड। और वैसे ड्रग जो वेन्स को डायलेट करे वो क्या कहलाएगा, आपका प्री लोड, है ना। तो वेनोडायलेटर प्रीलोड को कम करते हैं और आर्ट्रियो डायलेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आफ्टर लोड को कम करते हैं। तो आर्ट्रियो डायलेटर यहाँ पे कौन से ड्रग है, तो सर यहाँ पर हमारा जो हाइड्रेलाजिन ड्रग है ये क्या है, आर्टरीज को डायलेट करते हैं, और आर्टरीज को डायलेट करने वाले ड्रग क्या करते हैं, तो सर आफ्टर लोड को कम करते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट से कहां पर जाएगा, आर्टरीज के अंदर में जाएगा, और वहां से वो क्या हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड कहते हैं। तो उसको अगर हमने डायलेट कर दिया आर्टरीज को, जो कोरोनरी आर्टरीज है या तो जो दूसरे आर्टरीज हैं जो हार्ट के ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं पूरी बॉडीज में, वो डायलेट हो जाएंगे तो आफ्टर लोड कम हो जाएगा, और वहां पे ड्रग आपका कौन सा यूज होगा, हाइड्रेलाजिन। सिंपली याद रखना, हाइड्रेलाजिन डायलेट रेजिस्टेंस वेसल्स एंड रिड्यूस ऑर्टिक impedance so that ventricle is able to pump more blood। यहाँ पर इस केस में क्या होगा, आर्टरी जब डायलेट हो जाएगा तो जो हमारा हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट है, चैम्बर है, वो इजीली ड्रग को क्या करेगा, पंप आउट करेगा। इट इज इफेक्टिव इन फॉरवर्ड फेलियर विद द कार्डियक इंडेक्स इज लो लेस देन 2.5 लीटर पर मिनट। और मतलब ये तब यूजफुल होते हैं ड्रग जब आपका 2.5 लीटर से कम क्या होता है जी, बेसिकली पर मिनट आपको वहां पर कम अगर वहां पर देखने को मिलते हैं पंपिंग ब्लड का, उस केस में विदाउट अ मार्क्ड इंक्रीज इन CVP यानी कार्डियोवैस्कुलर पॉइंट में आपको वहां पर प्रेशर्स में बगैर चेंजेस किए हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो प्री लोड का मतलब देखिए क्या है, जो हार्ट के अंदर ब्लड आ रही है, और आफ्टर लोड का मतलब जो हार्ट से ब्लड बाहर जा रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रीलोड प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन वेंट्रिकल वॉल में, और आफ्टर लोड क्या है जी, तो प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड ऑन आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग सिस्टोल। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, और इजीली आप याद भी कर सकते हो। अभी तक अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया और ESIC फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट 1999 में, ओनली 1999 रुपए में आपको क्या होंगे जी, ये कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको मोर देन 180 लाइव क्लासेस, 300 रिकॉर्डेड वीडियोस, 55 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, 125 प्रीवियस ईयर MCQs, ई नोट्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारा जो मात्र 25 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है, उसमें 55 टेस्ट हैं, वो आपको जिसमें 20 टॉपिक वाइज, 20 सब्जेक्ट वाइज और 5 नॉन फार्मा एंड 10 मॉडल पेपर टेस्ट आपको मिलेंगे, जस्ट 25 ओनली 25 रुपीज में आपको मिलेंगे। तो आप इसको कहां से ले सकते हैं, तो GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर ये कोर्स अवेलेबल है, वहां से उसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सिम्पथोमाइमेटिक्स ड्रग यूज्ड एज आइनोट्रोपिक ड्रग फॉर द हार्ट फेलियर
विच सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, सिंपैथोमाइमेटिक्स मतलब एड्रीनर्जिक ड्रग की बात की जा रही है, यूज्ड एज अ आइनोट्रोपिक ड्रग, यानी कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है फॉर हार्ट फेलियर। किस केस में? हार्ट फेल में। तो डोपामिन, डोब्यूटामिन, हाइड्रेलाजिन बोथ ए एंड बी, क्या होगा करेक्ट आंसर? डोपामिन, डोब्यूटामिन, हाइड्रेलाजिन बोथ ए एंड बी, क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे। विच सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग यूज्ड एज अ आइनोट्रोपिक ड्रग, आइनोट्रोपिक ड्रग के रूप में कौन से ड्रग्स को यूज किया जाता है? डोपामिन, डोब्यूटामिन, हाइड्रेलाजिन बोथ ए एंड बी। क्या होगा ड्रग बेटा? आइनोट्रोपिक ड्रग होंगे यानी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, और एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग होंगे यानी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग होंगे सर। तो यहां पर हमें क्या है, आपका डोपामिन और डोब्यूटामिन दोनों ड्रग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हाइड्रेलाजिन तो सर वेसोडाइलेशन प्रॉपर्टी कॉज करता है, तो यह सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग में नहीं आएगा। डोपामिन और डोब्यूटामिन आएंगे, क्योंकि सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, और हाइड्रेलाजिन क्या है? वेसोडाइलेशन। तो हाइड्रेलाजिन को छोड़ करके डोपामिन हो गया, डोब्यूटामिन हो गया, ये सारे ड्रग्स एज हम क्या कर सकते हैं? आइनोट्रोपिक ड्रग्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में। ठीक है, ये डोपामिन, डोब्यूटामिन आपका सिंपैथोमाइमेटिक्स में, कार्डियोग्लाइकोसाइड में डिजॉक्सिन, ओबेन है। फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर में आपका इनमेरिनोन और मिलरिनोन ड्रग्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक? क्या कह रहा है जी? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक? हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैची डिपॉजिट्स, यानी कॉल्ड प्लैक्स, प्लैक्स डिपॉजिट हो रहा है, यानी लिपिड और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है आपके ब्लड वेसल्स में, है ना। दैट फॉर्म्ड इन द लाइनिंग ऑफ द आर्टेरियल वॉल, यानी जो आर्टरीज वॉल में क्या हो रहा है? प्लैक्स का, यानी आर्थरोस्क्लेरोसिस सिंपली समझिए। सेकंड है प्लैक्स ग्रोइंग इनटू द ओपनिंग ऑफ द आर्टरी ग्रेजुअली कॉजिंग इट टू नैरो, यानी प्लैक्स जो है वो आर्टरीज को नैरो कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर का लेवल बहुत ज्यादा है इस कारण से। एंड थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल कॉजिंग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज वॉल क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है, जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कॉज कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो रही है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहे हैं। इन चार में से कौन से मोस्ट कॉमन रीजन है हार्ट अटैक के और कार्डियक स्ट्रोक का? यह आपसे पूछा जा रहा है। कौन से होंगे जल्दी से बताएंगे। What is the most common cause of heart attack and stroke? हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है जी? तो सर सिंपली आपको याद रखना, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपको कार्डियक अरेस्ट जो है आपका, यानी कि हार्ट अटैक आपको आने के चांसेस हो सकते हैं, आपको स्ट्रोक्स आने के चांसेस हो सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर दिया गया है हाई ब्लड प्रेशर इज अ लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक because it damages the lining of the arteries, making them more susceptible to the build-up of plaques, which narrow the arteries leading to of heart and brain। तो यहाँ पर याद रखेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या है जी? लीड करते हैं हार्ट डिजीज को और स्ट्रोक को, क्योंकि ये लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज को क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो सर लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज को मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल ज्यादा बनाते हैं इस केस के लिए। इनमेरिनोन, अभी हमने ये ड्रग्स को पढ़ा था, एक्ट बाय, ये कौन से ड्रग है जी? इनहिबिटिंग द फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर, इनहिबिटिंग डोपामिनर्जिक डीपम रिसेप्टर, इनहिबिटिंग बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स। बताइए एनामेरिनोन एक ड्रग है जी, ये कैसे एक्ट करते हैं? तो मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, ये हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पढ़ा है, और ये क्या करते हैं? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, यानी आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग के अंडर में इनको रखा गया है। यानी ये ड्रग्स क्या है? तो जो आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड है, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है, वहीं पर आपको फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर करके हमने एक ड्रग पढ़ा था, और वही ड्रग्स क्या है आपके? इनमेरिनोन है। तो बताइए क्या होगा? तो सर इनहिबिटिंग फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। यही क्लासिफिकेशंस में आपके सामने मिल जाएंगे। इनमेरिनोन जो आपके हैं वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर है, याद रखेंगे। विनपॉक्टिन्स जो है वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 1 है, आपका एनाग्रेलाइड फॉस्फोडाइस्ट्रेस 2 है। ये कुछ लिस्ट हैं जो आपको क्या करने हैं? ड्रग्स से रिलेटेड याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज्ड फॉर सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशंस एज वेल एज इन एडवांस्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कौन सा ड्रग्स है जी? यूज फॉर सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट, यानी सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक्स हार्मोन सिक्रीशंस एज वेल एज इन एडवांस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रूप में भी यूज हो रहे हैं, और अगर एंटी डायरेटिक्स हार्मोन का सिक्रीशन इनअप्रोप्रिएट हो रहे हैं उस केस में भी यूज हो रहे हैं। उस ड्रग का आपको नाम बताना है स्टूडेंट। वेल्साल्टन, टोल्वेप्टेन, निसरीटाइड और इनमेरिनोन, कौन से ड्रग्स होंगे?
जल्दी से बताएंगे। यहां पर आपको कौन से ड्रग्स मिलने वाले हैं, ड्रग जो आपको एंटीडायरेटिक्स हार्मोन सिंड्रोम्स में भी यूज हो रहा है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रूप में भी यूज होते हैं। तो टोल्वापेटाइन जो हमारा ड्रग है स्टूडेंट, वो उनके पास ये प्रॉपर्टीज होती है कि वो ये क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करा जी, टोल्वापेटाइन इज ओरली एक्टिव नॉन पेप्टाइड वेसोप्रेसिन B2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। वेसोप्रेसिन यानी जो हमारा एंटी डायरेटिक्स हार्मोन का जो रिसेप्टर है उस पे एज एंटागोनिस्ट बाइंड करता है। इंट्रोड्यूस फॉर द करेक्शन ऑफ वाटर रिटेंशन एंड हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, वेसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर क्या करवाता है, हाइपोनेट्रीमिया कॉज करवाता है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। अगर हम उस रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देंगे तो वाटर रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, और वाटर रिटेंशन नहीं होगा तो यूरेसिस होगी, यानी कि यूरिन बाहर जाएगा, यूरिन बाहर जाएगा तो वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होंगे, ब्लड वॉल्यूम कम होंगे तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को क्या मिलेगा, प्रीलोड कम हो जाएंगे। आगे समझ में, तो यहां पर इसीलिए वो यूज होते हैं आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी, क्योंकि प्रीलोड को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। क्लियर, क्योंकि एंटी डायरेटिक्स हार्मोन क्या करता है, प्रीलोड को बढ़ाता है, वाटर एक्यूमुलेशन को बढ़ाता है, दैट्स व्हाई जो ब्लड वॉल्यूम्स है वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरापेटिक्स डोजेस ऑफ डिजॉक्सिन प्रोड्यूस फॉलोइंग चेंजेस इन द ईसीजी एक्सेप्ट। जो आपका डिजॉक्सिन का थेरापेटिक्स डोजेस है, यानी जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, उस डोज में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, चार में से किसी एक को छोड़ करके, यानी एक्सेप्ट देन वन। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि चार में से कोई एक को छोड़ करके चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो डिक्रीज एम्पलीट्यूड और इन्वर्जन ऑफ टी वेव, increased PR interval and AB block at toxic dose, shortening of QT interval and stimulations of ST segment। बताइए, तो आपका जो डिजॉक्सिन ड्रग है जी, इनमें से कौन से फैक्ट को, यानी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो ये फैक्ट है चार ईसीजी का, इनमें से कौन से फैक्ट को कॉज नहीं करते हैं, ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर यहां पर ये एसटी सेगमेंट को स्टिमुलेट नहीं करते हैं, बाकी ये डिक्रीज करते हैं इन्वर्जन ऑफ टी वेव को, इंक्रीज करते हैं पीआर इंटरवल को, एबी ब्लॉक एट टॉक्सिक डोज पे एबी कंडक्शन को ब्लॉक भी करते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ क्यूटी इंटरवल को शॉर्ट भी करते हैं, प्रोलॉन्ग नहीं करते, ये टॉर्च से डी पॉइंट कॉज नहीं करेंगे, याद रखना। क्यूटी इंटरवल का बढ़ना क्या होता है, टॉर्च से डी पॉइंट होता है, यहां पर क्यूटी इंटरवल को ये शॉर्ट करते हैं, लेकिन ये स्टिमुलेशन ऑफ एसटी सेगमेंट को ये नहीं बढ़ाते हैं। आपने पी क्यू आर एस टी ऐसे करके आपने सेगमेंट पढ़ा होगा, उसको ये टारगेट नहीं करते हैं। क्लियर, तो क्या करा, थेरापेटिक्स डोजेज ऑफ डिजॉक्सिन प्रोड्यूस फॉलोइंग चेंजेस इन द ईसीजी कॉज डिप्रेशन ऑफ द एसटी सेगमेंट एट हाई डोज ड्यू टू इंटरफेरेंस विद द लिपोनेशन। मतलब यहां पर आपका क्या है जी, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ओवेन एक्ट बाय इनहिबिटिंग। ओवेन जो ड्रग आपका है जी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, क्या है जी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरीज में आपने पढ़ा होगा। ये कैसे एक्ट करते हैं, एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा, यानी एडिनाइल साइक्लेज पाथवे को इनहिबिट करते हैं, कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, डिजिटैलिस भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ओवेन भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। तो ओवेन एक्ट बाय, ओवेन कैसे एक्ट करते हैं क्वेश्चंस है, तो सर क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करेंगे एज लाइक डिजॉक्सिन। जैसे डिजिटैलिस सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था स्टूडेंट, वैसे ही तो कौन इनहिबिट करेंगे, आपका ओवेन भी करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के ही अंडर में आते हैं। तो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, जो डिजिटैलिस का है वही इनका भी क्या है, सेम है। ओवेन इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड दैट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपेज। सोडियम पोटेशियम आयन पंप, यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप को ये क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, और इंट्रासेलुलर सोडियम का लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण वही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होंगे, कैल्शियम की एंट्री होगी, हाइपर डिपोलराइजेशन होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, प्रॉपर कंजेशन यहां पर मतलब प्रॉपर ब्लड का पंप आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डियक आउटपुट इज नॉर्मल और एलिवेटेड इन विच टाइप ऑफ शॉक। क्या कह रहा है जी, द कार्डियक आउटपुट है इज नॉर्मल, यानी जो कार्डियक आउटपुट है इज नॉर्मल और एलिवेटेड, एलिवेट होता है, इन विच टाइप ऑफ शॉक, किस टाइप के शॉक में आपको कार्डियक आउटपुट जो है वो बेटा या नॉर्मल रहता है या तो एलिवेट यानी बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट की बात हो रही है, हाइपोवॉलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ये अलग अलग टाइप्स के हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शॉक पढ़े थे लाइव क्लासेस में। तो बताइए किस शॉक में कार्डियक आउटपुट नॉर्मल या तो एलिवेट हो जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है या नॉर्मल रहता है, किस शेक में
किस शॉक के केस में, यानी जो आपका कार्डियक शॉक है उनमें किन में होंगे, तो सर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है उनमें कार्डियक आउटपुट क्या हो जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट ये पॉइंट को याद रखना है। तो इन जनरल सीवियर हाइपोवॉलीमिया, कार्डियोजेनिक शॉक एंड लेट स्टेज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लो कार्डियक आउटपुट एंड द compensatory increase in the SVR that attempt to maintain perfusion to the vital organs। ये बेसिकली जो आपके हैं हाइपोवॉल्यूमिक्स हो गया, या आपके यहाँ पर जो लेट स्टेज है, या जो कार्डियोजेनिक शॉक है या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, इनमें कार्डियक आउटपुट बेसिकली क्या होते हैं, कम होते हैं। एलिवेट कहाँ होते हैं, तो वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्लासिकली एसोसिएटेड विद द रिड्यूस्ड SVR एंड कंपनसेटरी इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव आपका शॉक है, कार्डियक शॉक है, इनमें क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ते हैं। बाकी सारे आपको याद रखना है जितने भी दूसरे टाइप ऑफ शॉक हैं उनमें कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है स्टूडेंट, कम हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शॉक पल्स प्रेशर विल, इन शॉक पल्स प्रेशर विल, प्रेशर जो होंगे वो क्या होंगे जी, बिकम थ्रेड, ये बिकम मतलब थ्रेड हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, वाइडन रहेंगे, या अनचेंज्ड होंगे। इन शॉक पल्स प्रेशर विल, पल्स प्रेशर शॉक में क्या होंगे, बिकम थ्रेड, थ्रेड होंगे, नैरो होंगे, वाइडन रहेंगे, या अनचेंज्ड होंगे। बताइए जल्दी। इन शॉक पल्स प्रेशर विल, पल्स प्रेशर क्या होगा, बिकम थ्रेड, नैरो, वाइडन और अनचेंज। तो सर शॉक प्रेशर में बेसिकली क्या हो जाएंगे, आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। यानी इन शॉक पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा शॉक के केस में। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, याद रखना, पॉइंट्स बना करके वहां पर लिख लेना। तो नैरो पल्स प्रेशर अकर इन सीवरल डिजीज सच एज हार्ट फेल्यूर, ब्लड लॉस, ऑर्टिक स्टेनोसिस एंड कार्डियक टैम्पोनेट। इन सब केस में क्या होता है, पल्स रेट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफाइलेक्सिस इज रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ शॉक। एनाफाइलेक्सिस जो होते हैं वो किस टाइप ऑफ शॉक में देखने को मिलते हैं, यानी किस टाइप ऑफ शॉक में आपको एनाफाइलेक्सिस टाइप के रिएक्शन देखने को मिलेंगे। हाइपोवॉलेमिक शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक में, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में, या तो ऑब्स्ट्रक्शन शॉक में। किस में आपको क्या देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, एनाफाइलेक्सिस रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किस टाइप ऑफ शॉक में आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको यहां से पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे किस में देखने को मिलेगा। तो सर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में एनाफाइलेक्सिस डिस्ट्रीब्यूटिव में देखने को मिलेगा। कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव से हमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और एनाफाइलेक्सिस रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर। ठीक है ना। तो ये कुछ आपको प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्मिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, उनके सब टाइप्स हैं, और ये उनके हेमोडायनेमिक्स यानी फ्लो ऑफ ब्लड से रिलेटेड क्या है जी, कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। एसबीआर का यहाँ पर सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस और कार्डियक, सीओ का मतलब क्या है जी, कार्डियक आउटपुट है। इनसे आप इसको क्या कर लेना, एक बार डिस्कस कर लेना कि डिस्ट्रीब्यूटिव में वेरिएबल होंगे, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होंगे आपका क्या भाई, सिस्टेमिक वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शंस। वैसे ही अगर हम बात करें कार्डियोजेनिक में तो डिक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज होंगे एसबीआर। वैसे ही हाइपोवॉलेमिक में डिक्रीज होंगे कार्डियक आउटपुट और इंक्रीज होंगे आपका सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। इनमें क्या होंगे, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज एसबीआर, एसबीआर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, यानी इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, मैराथन की आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ शॉक इज एसोसिएटेड विद द लो ब्लड लेवल। किस टाइप के लो ब्लड लेवल में कौन से शॉक आएंगे, हाइपोवॉलेमिक, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलैक्टिक एंड सेप्टिक शॉक। जल्दी से बताएंगे, विच टाइप ऑफ शॉक इज एसोसिएटेड विद लो ब्लड लेवल। ब्लड लेवल लो, ये तो सबसे सॉल्व होना चाहिए। कौन से शॉक आएंगे, हाइपोवॉलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। क्या आएंगे सर, तो सर हाइपोवॉलेमिक्स, वॉल्यूम का कम होना, वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका ब्लड लेवल, यानी वॉल्यूम्स किसका, ब्लड लेवल। तो ब्लड लेवल्स की वॉल्यूम्स लो होना, वही तो क्या कहलाएगा, हाइपोवॉलेमिक्स। तो हाइपोवॉलेमिक्स मतलब में क्या हुआ, ब्लड लेवल का कम होना। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक इज ड्यू टू critical loss in the effective circulating blood volume with the systemic hypoperfusion. If left untreated, hypovolemic shock can lead to ischemic injury of vital organ leading to multi system organ failure और डेथ भी हो सकते हैं अगर ब्लड का फ्लो क्या हो जाए, ब्लड का कमी हो जाए हमारी बॉडीज के अंदर में, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाए, उस केस में यहाँ पर दिया गया है। अगर अभी तक हमसे आप जुड़े नहीं हैं तो सिंपली, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। ESIC बैच में यहाँ पर आपको आप अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होती है उसके बारे में आपको बताई जाती है, उसके नोटिफिकेशंस आप तक चले जाते हैं। साथ ही साथ में कुछ फ्री वीडियोस, हमारे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं
हैं, ताकि आप जो डिफरेंट काइंड या डिफरेंट स्टेट का जो फार्मासिस्ट लेवल एग्जामिनेशन या सेंट्रल के जो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन होते हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर सके। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अपने ऐप स्टोर पे जाएंगे या प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे। वहां पर आपको कहां पर जाना है जी, तो आपको बैच पे जाना है। बैच पे क्लिक करेंगे तो प्लस के साइन पे जाना है। प्लस के साइन पे जब जाएंगे तो आपसे बैच कोड पूछा जाएगा। उस बैच कोड में ESIC 2023 डालना है और आप हमसे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, जुड़ जाएंगे। आप तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जा सकेगी। मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में, अगले मैराथन सीरीज में फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग GDC एंड सपोर्टिंग GDC। थैंक यू वंस अगेन।